नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन सस्पेंस से पर्दा उठ गया और मालूम चल गया कि आखिर इस बार अपना बिहार किसका होगा। आपने देखा कि 10वीं बार भी बिहार नीतीश कुमार का हुआ और आपने देखा कि किस तरह से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है। लेकिन देखिए, अब भी कई सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। पूछा जा रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव कहां पर चूके हैं। सब कुछ हम आपको एक बार फिर से तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस फ्रेम को अच्छी तरीके से देखिएगा। देखिए, इस फ्रेम में आपको एक तरफ नजर आ रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी, एक तरफ आपको नजर आ रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी, और एक तरफ आपको नजर आ रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट विनय कुमार जी। तो देखिए, चर्चा हम शुरू करेंगे और बिल्कुल रॉ चर्चा होगी, अनफिल्टर्ड बातें होंगी और सब कुछ हम आपको बताएंगे। ऑन कैमरा क्या है वो भी बताएंगे और ऑफ कैमरा क्या क्या हुआ है वो भी बताएंगे। शुरू करेंगे हम लोग ज्ञानेश्वर जी आपसे। आपने देखा कि एक बार फिर से नीतीश कुमार है बिहार में, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है। कैसे हो गया ये सब? लग नहीं रहा था धरातल पर। नहीं समलिन जी, मैं तो आपसे बार बार कह रहा था कि नीतीश कुमार ही आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी लोग कंफ्यूज थे, जितने लोग आ रहे थे, प्रवासी आ रहे थे, पत्रकार जी जी, जिन्हें बिहार की सरजमी समझ में नहीं आ रही, दिल्ली वाले हाँ। दिल्ली वाले परजीवी, ठीक है ना, जी, आ रहे थे, जिन्हें समझ में बात नहीं आ रही थी, जिन्हें बहुत कांटे की लड़ाई दिख रही थी। कुछ लोग कह रहे थे तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, ऐसे कहने वाले लोग भी थे। लेकिन हमने आपको पहले भी कहा था ऑफ कैमरा, और हमने 3 नवंबर को ही यह कह दिया था कि जेडीयू को 81 सीटें आएंगी। वो वीडियो हाँ, अभी भी अवेलेबल जी। और जब 10,000 रुपए का ऐलान हुआ था तब भी हमने कह दिया था गेम चेंजर हो गया, ठीक है। और हमने आपसे यह भी कहा था, कई वीडियो में हमने जिक्र किया था कि 152 कम से कम है, और 152 पार करता है तो फिर कहां पहुंचेगा, 2010 भी हो सकता है। देखिए, एनडीए चुनाव लड़ रहा था। देखिए, परसों भी हमारी आपकी बातचीत हुई थी, रवि सर से भी बातचीत हुई थी, विनय जी से भी बातचीत हुई थी। हम लोग अनुमानित संख्या पर बात कर रहे थे, सबों के अनुमान अलग अलग थे, लेकिन हमने कहा था महागठबंधन की सरकार किसी सूरत में नहीं आनी है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। डंके की चोट पर। और हैरान करने वाली बात यह है कि आपने बाकायदा पोस्ट कर दिया था। हाँ, नहीं, हमने कहा था। देखिए, मैंने क्या समझा, मैंने समझा कि एनडीए चुनाव लड़ रहा था, और दूसरी बात जो हमने समझी कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के बेटे हैं, इसके अलावा वे कुछ भी नहीं है, उन्हें राजनीति का ककारा नहीं आता है। हाँ? आप हमें बता दीजिए, 2015 में पहली बार जीते, अब तक तेजस्वी यादव ने किसको जोड़ा है? तेजस्वी यादव से लोग टूटे हैं, बिल्कुल जी। तेजस्वी यादव से लोग जुड़े नहीं हैं। तो तोड़ने वाले को जनादेश कैसे मिलता? जोड़ने वाले को जनादेश मिला है। तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के बेटे हैं, अपने भाई को साथ नहीं रख पाए, और आज आपने देखा कि उनके 2 हनुमान ने, एक संजय यादव ने और दूसरे रमीज ने जी, उस बहन को, उस बिटिया को, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, रोहिणी आचार्य को घर से भगा दिया, राजनीति छुड़वा दी। तो तेजस्वी यादव को राजनीति नहीं आती है, नहीं आती। तेजस्वी को राजनीति नहीं आती है, नहीं आती है। हाँ, नहीं आती है। और जिसको राजनीति नहीं आएगी, हाँ, तो आप समझिएगा कि हम उनसे निपट लें जिन्होंने राजनीति में पीएचडी हासिल कर ली है। हाँ, तो आपको राजनीति नहीं आती है, यह बात सत्य है। ये बात बिल्कुल सत्य है। रवि जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने देखा कि किस तरह से बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार हो गई। आपको क्या लगता है
कैसे हो गया, एनडीए कैसे, प्रचंड बहुमत तो किसी ने नहीं सोचा था। ठीक है, लोग कह रहे थे कि फिर भी पलड़ा भारी है एनडीए का, लेकिन ऐसी जीत मिलेगी, प्रचंड बहुमत मिल जाएगी, ये कैसे देखिए हो गया? प्रचंड कौन सी चाल सही रही? देखिए प्रचंड बहुमत से कहीं ज्यादा ये सुनामी हमको दिखाई पड़ता है। प्रचंड बहुमत तो आगे पीछे इस तरह से चलता रहता, अगर यदि इन लोगों का भी ग्राफ 100 के पास रहता तब कुछ दिखाई पड़ता हमको कि प्रचंड बहुमत है, लड़ाई है, आगे पीछे हो रहा है। लेकिन यह सुनामी है और सुनामी में सारा कुछ ध्वस्त हो जाता है, यह सब कुछ आदमी समझता है। तो ये ओपन फैक्ट है और वही 2014 में आई थी सुनामी, देख मोदी मैजिक, तो ये उससे भी बड़ा मैजिक है, यह अद्भुत मैजिक है, नीतीश मैजिक है। हाँ, ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाई। और देखिए सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार जो कहते हैं वह डिलीवर्ड होता है, यह सबसे बड़ी बात है। और यही आपने देखा भी कि उनकी बातों में दम है। आप 10,000 रुपये उन्होंने कहा, डिलीवर हुआ। जितनी बात माई बहन मान योजना जो जो बात हाँ जो कह रहे थे उस पर ये हावी हो गया। और उसके अलावा महिला रोजगार और देखिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी बात की, वृद्धा पेंशन समेत अन्य जो भी योजनाएं थी वह आपको इधर जो है सो आपको महागठबंधन में क्या था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप कोऑर्डिनेशन था। तो यह कहीं ना कहीं अब जब मुकेश सहनी क्या बोल रहे हैं, हमको 60-65 हमको डिप्टी सीएम बनाओ, ये मुंह फुला के बैठे हुए हैं कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तब जाकर के हमारा सीएम फेस का प्रोजेक्शन हो। तो यह सब कहीं ना कहीं मैसेज नहीं। और नीतीश कुमार को आप सब लोग कह रहा था नीतीश कुमार ऐसे हैं ऐसे हैं। देखिए मौसम का मिजाज तमाम बिगड़े होने के बावजूद वह गाड़ी से निकल करके चले गए, हेलीकॉप्टर का इंतजार नहीं किया, सीट का एलोकेशन भी जेडीयू ने कितना बेहतर किया, भाजपा ने कितना बेहतर किया। हम बार बार 2 एग्जाम्पल देते हैं, तीसरा बहुत सारा एग्जाम्पल है। आप देखिए फुलवारी को में किस तरीके से था श्याम रजक को बनाया, मसौड़ी सुरक्षित में किस तरीके से माझी को वहां, तो ये सब कुछ दिखाई लगातार कहा जा रहा था नीतीश कुमार को लेकर के कि हाईजैक है, रिटायर्ड है, टायर्ड है। देखिए ना भाई, रिटायर्ड टायर्ड है तो उसी का तो परिणाम आपको दिखाई पड़ रहा है कि जात पात से अलग हट करके यह चुनाव हुआ। ये देखिए सबसे बड़ी बात है। और मुस्लिम भी आप वो नहीं रख सके इंटैक्ट, यादव को भी इंटैक्ट नहीं रख सके, किसको रखे आप सो बताइए ना हमको। आपका तो कोर वोटर माना जाता था यादव और मुसलमान, वह सीमांचल की बात छोड़ दीजिए, आप इधर भी नहीं रख सके। आपको देखिए यहाँ पर आरजेडी के कोषाध्यक्ष थे, आप उनको आप देख लीजिए नहीं इंटैक्ट रख सके, वह निर्दलीय लड़े चुनाव, मोहम्मद कामरान। अब उसके बाद से ये मैसेज चला गया कि सिटिंग एमएलए का जब टिकट कट गया तो फिर अन्य लोग कैसे दल के अंदर महफूज है, तो यादव मुसलमान। तो यह तो अपने लोग सवाल पूछ रहे थे कि ये परिवारवाद कब तक चलेगा, कि कौशल यादव को भी टिकट दीजिएगा और पूर्णिमा यादव को भी दीजिएगा। यही तो सवाल बना, यही तो अंडर करेंट हुआ ये, इस बात को मानिए। और अब तो भूचाल फिर घर के अंदर है, एक बिटिया, उससे पहले एक पुत्र, जो बड़े पुत्र हैं उनको आपने दरकिनार कर दिया, सब तरह से साइड ट्रैक कर दिया। तो यह सब कुछ स्पष्टता के साथ दिख रहा है, इसमें कहाँ कोई सवाल। ये सब कुछ दिख रहा है विनय जी, हम आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तफसील के साथ कर रहे हैं। क्या आप भी अग्री करेंगे इस बात से कि तेजस्वी यादव को अभी बहुत सीखना है राजनीति? क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखिएगा कि मुसलमानों ने, यादवों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है? ये सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के गुण को नहीं सीख पाए, इसलिए कि नीतीश कुमार जो चीजें करते हैं वो दिखता है। आज ही हमारी इच्छा हुई कि जेपी जहाँ रहते थे चरखा समिति कदम कुआं हम जाए और जरा जेपी का आश्रम घूमे। बहुत दिन के बाद इच्छा हुई कि चले जाए, चले गए। वहाँ जो क्यूरेटर था उसने बताया कि लालू प्रसाद यादव भी जयप्रकाश नारायण के शिष्य रहे, लेकिन जेपी के उस आश्रम के लिए उन्होंने चरखा समिति के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन नीतीश कुमार ने एक लमसम राशि दी 6-7 करोड़ रुपए की, और उसी राशि से वो आज चरखा समिति चल रहा है जहां जेपी निवास करते थे। जिस जेपी ने लालू को आज इतना बड़ा नेता बनाया, उसी आंदोलन से निकले लोकतंत्र बचाने वाले जयप्रकाश नारायण। आजादी की लड़ाई में और दूसरी आजादी की लड़ाई में जयप्रकाश नारायण का योगदान रहा, तो उसका भी कल्याण नीतीश कुमार करते हैं। नीतीश कुमार समाज के सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम किया, समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया। नीतीश कुमार के पहले का जो बिहार था, क्या था, नरसंहार का, अपराध का, ये बिहार था।
और जब बिहार का बंटवारा हुआ तो क्या कहा जाता, बिहार में लालू आलू और बालू बचेगा। 2000 में जब हम लोग विधानसभा कवर कर रहे थे और बिहार विभाजन पर बिल पर चर्चा हो रही थी, तो यही तमाम लोग कह रहे थे कि जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। नहीं, लालू के अलावा बचेगा क्या, बालू और आलू, हाँ। यही बचेगा, बाकी तो सारा चला जाएगा झारखंड। और उस बिहार को, उजड़े बिहार को बसाने का काम नीतीश कुमार ने किया। और इस बार के चुनाव में अब देखिए चूक कहां से हुई तेजस्वी। अब कहीं न कहीं जब भ्रष्टाचार का मुद्दा उठना चाहिए था कि जो पंचायतों में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो ब्लॉक में हो रहा है, जो दाखिल खारिज करने में हो रहा है, जो जमीन की बंदोबस्ती में हो रहा है, जो जमीन की रजिस्ट्री में हो रहा है, ये मुद्दे कौन हो गए। और चर्चा ये क्या, मुद्दे तेजस्वी ने नहीं उठाए, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार चर्चा क्या किस चीज पर केंद्रित, कि नीतीश कुमार का शरीर काम नहीं करता है, उनका स्वास्थ्य काम नहीं करता है। और जब ये चर्चा होने लगी तो लोगों की सिंपैथी नीतीश कुमार के प्रति बढ़ी कि हम उस नीतीश कुमार जिसने बिहार की इतनी सेवा की, ईमानदारी के साथ की, जिसने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, जिसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा, उस नीतीश कुमार के चेहरे और पर उनके स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही, तो उनके प्रति बिहार के मतदाताओं का रुझान बढ़ा और फिर वो चुनाव नीतीश कुमार पर केंद्रित हो गया। और जब हम लोग पूरा बिहार घूम रहे थे तो केवल नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही थी। और जो बूढ़ी माँ, बूढ़ी औरतें कहती थी हमको बेटा पैसा नहीं देता है, हमको 1100 रुपया नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार दे रहे हैं, हमको 10,000 रुपया हमारे घर में दिए। अब जो बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप जो बच्चे छोड़ कर चले गए पलायन के कारण से, राज्य से बाहर चले गए, तो वो अपने बाप माँ का ख्याल नहीं, तो किनके कारण यहाँ से पलायन किए। 4 करोड़ डाटा है कि 4 करोड़ लोग बिहार से पलायन कर गए, और बड़ा आंकड़ा है। और वो किनके कारण गए, इसी सरकार के कारण, पिछली सरकार के कारण, लालू के कारण। तो अब वो जो है उसके कारण कहीं न कहीं उस बाप माँ को लगा कि भाई नीतीश कुमार ही हमारा सहारा बन रहा है, नीतीश कुमार में उम्मीद देखा। तो एक तरह से नीतीश कुमार की जो विदाई कर सकते हैं, क्योंकि जो जिस उम्र के जिस पड़ाव पर नीतीश थे, मेरे समझ से ये अंतिम चुनाव वो लड़ रहे हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि चुनावी राजनीति में बहुत सक्रिय रह पाएंगे। जो उनका स्वास्थ्य है, तो वो यहाँ की जनता ने उनको विदाई देने का काम उनके कामों की बदौलत, क्योंकि समाज के सब सेक्टर के लिए उन्होंने काम किया। महिलाओं के लिए जब 2006 में जो बच्चियां थी उनको साइकिल देकर, पोशाक देकर, वो आज बड़ी महिला बड़ी हो गई है। वो अपने बच्चे को, अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज के लोगों को प्रेरित करने का काम। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप उन्होंने बनाया, जीविका दीदी बनाया। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे उन्नत देश में राज्य है केरल, केरल से ज्यादा महिला पुलिस बल में यहाँ नियुक्ति हुई है महिलाओं की, 35% नियुक्ति। इतना देश में किसी स्टेट में महिला पुलिस नहीं है जितना बिहार में। तो अब महिलाओं को, अगर आप 2005 के पहले देखिएगा तो स्कूल में, कॉलेज में, या ज्ञानेश्वर जी या रवि उपाध्याय हैं, तो ये लोग जब पढ़ते होंगे तो उस समय बहुत कम महिलाएं स्कूल में आती हैं, 1, 2, 3, 4 लोग रहते। हम लोग जब पढ़ते थे, मैट्रिक वगैरह जब किए थे 79 में, तो 1-2 लड़कियां पढ़ती थी मैट्रिक में। और आज अब चले जाइए, गांव का तस्वीर बदला हुआ। आप स्कूटी चलाती हुई बच्चियां जमुई में भी मिलेंगी, खैरा में भी मिलेंगी, स्कूल जाती मिलेंगी। और जब टेम्पू पर बैठिएगा तो 50% महिलाएं। बिहार की तस्वीर और तकदीर नीतीश कुमार ने बदली है। ज्ञानेश्वर जी, हम आपसे भी समझना चाहेंगे, तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन एक और चर्चा, जब हम ग्राउंड पर जा रहे हैं तो ये चर्चा हमें सुनने को मिल रही कि इस बार बिहार में जातियों की दीवार, जातियों का बंधन टूटा है। क्या आप भी मानिएगा? देखिए सबरीन जी, 10,000 की बात हो रही है। हाँ। ठीक है, 10,000 ने चुनाव में काम किया है, लेकिन एक बात आपको बताएं, यदि 10,000 न भी होता तब भी 152 सीटें आती, तब भी 152 सीटें आती। बिहार भय में नहीं जीना चाहता है, बिहार खौफ में नहीं जीना चाहता है, और बिहार अहंकार को बर्दाश्त नहीं करता है। देखिए, आपने एक सवाल किया कि यादवों ने और मुसलमानों ने भी क्या साथ छोड़ दिया। देखिए, बिल्कुल, कैसे, इसका प्रमाण। और देखिए, यादवों में जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने तेजस्वी यादव को वोट नहीं किया है, स्वीकार नहीं किया, नहीं स्वीकार किया है।
जो भविष्य देख रहे हैं उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। आप सीधा अंतर समझिए राजद के आचरण में और दूसरे के आचरण में। आप एनडीए खेमे में चलिए, आप वहां देखिए नित्यानंद राय है, वहां नंदकिशोर यादव है, राम कृपाल यादव है, विजेंद्र प्रसाद यादव है। कभी ऊंची आवाज सुनी है? कभी ऊंची आवाज सुनी है? कभी सुना है कि इन्होंने धमकाया? नहीं, कभी सुना है कि इन्होंने भगाया? और दूसरी ओर देखिए, दूसरी ओर देखिए, तो यह जो स्वभाव है यह आम लोगों को डराता है। और देखिए मुसलमानों की बात, यदि मुसलमानों का भरोसा इन पर ही कायम था तो कैसे ओवैसी की पार्टी ने इतनी सीटें जीत ली? कैसे जीत ली? देखिए मामला तो वही गड़बड़ हो गया था जहां आपने डिप्टी सीएम मुकेश सहनी का ऐलान किया और अल्पसंख्यक को छोड़ दिया। लड्डू और कद्दू की बात होने लगी। देखिए, और आपने ओवैसी को क्या कहा? एक्सट्रीमिस्ट कहा। ओवैसी ने क्या जवाब दिया कि सभी दाढ़ी वाले और टोपी वाले उग्रवादी हैं क्या? और आप एक्सट्रीमिस्ट लिख कर दिखा दो, लिख कर दिखा दो, लिख कर दिखा दो, ठीक है ना? तो यादवों ने छोड़ा, मुसलमानों ने छोड़ा। और देखिए जो हमने कहा कि आपको राजनीति नहीं आती है, मैं फिर से कह रहा हूं, क्या आपको पता नहीं था कि महिलाओं का आकर्षण, महिलाओं का समर्थन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के प्रति है? आपने महिलाओं का विश्वास जीतने के लिए क्या किया? बिल्कुल क्या अरे किया? भाई, आप झारखंड के चुनाव से विनय जिनाची से आ रहे हैं, झारखंड के चुनाव से, और हेमंत सोरेन के करिश्मे से सीख लेते। हेमंत सोरेन का आधा चुनाव किसने लड़ा? किसने लड़ा? कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन। और अगर वो तालमेल हो जाता जेएमएम के साथ और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का प्रचार होता तो निश्चित रूप से बिहार में नतीजे कुछ और नहीं। होते। मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। कल्पना सोरेन ने, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने अपने घर की महिलाओं को ही कैद रखा। हाँ, ठीक है, आप चुनाव नहीं लड़ाते, नहीं लड़ाते। जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तब तो कल्पना सोरेन कुछ नहीं थी। आप चुनाव नहीं लड़ाते। बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस पार्टी ने बनाई थी? राजद ने, राबड़ी देवी को। हाँ, तो राबड़ी देवी भी अब बाहर नहीं। मीसा भारती भी नहीं। मीसा भारती गई नहीं, दानापुर और दीघा को जाना जाना कहते हैं। रोहिणी आचार्य के साथ आपकी खटपट चल रही थी। आप रोज रात को हैंडल एक्स पर जाइए, स्पेस पर जाइए और चंदा को और राजलक्ष्मी को सुन लीजिए। तो आपने महिलाओं को, भाई आप मनुस्मृति को जलाते हो। मैं मनुस्मृति की कुछ पंक्तियों को एक वीडियो में उद्धृत करूंगा। जलाओ, लेकिन उसी मनुस्मृति में घर की महिलाओं की इज्जत के बारे में क्या लिखा है? बिल्कुल। और जिस परिवार में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है उस परिवार की बर्बादी कैसे होती है यह भी लिखा है। तो जलाने के पहले उसे तो पढ़ लेते, उसे तो पढ़ लेते। तो आपको राजनीति कहाँ आती है? आपको राजनीति कहाँ आती है? और आपके लिए राजनीति करने वाले लोग तो और भी, अब संजय यादव, रमीज, ठीक है ना, इंजीनियर सुनील सिंह, ये सब लोग जो हैं, आप कान के कच्चे हैं। आप कान के कच्चे इसलिए हैं कि जनता के साथ संवाद नहीं है। कल ही हमने, जिसमें चंदा और राजलक्ष्मी थी, वहां जयंत जिज्ञासु भी थे कल रात को स्पेस पर, ठीक है ना। कहा जा रहा था कि लालू यादव इस खराब सेहत में भी 1.5 घंटे 2 घंटे नेताओं से नहीं जनता से संवाद करते हैं। तेजस्वी यादव से मिलने के लिए दरवाजा और फाटक कितना वक्त खुलता है? रवि उपाध्याय सर बताएंगे खुलता है क्या? एकदम ठीक बोल रहे हैं। हाँ, देखिए आप तेजस्वी यादव तो छोड़ दिए, संजय यादव से आप नहीं मिल सकते। हाँ,
संजय यादव से मिलने के लिए आपको जैसे वीवीआईपी सीएम से समय लेना पड़ता है, वो भी बिहार सीएम साहब को रवि सर तेजस्वी यादव से मिलने से ज्यादा आसान अमित शाह से मिलना। हाँ बिल्कुल जी हाँ वही कहा। हाँ तो ये तेजस्वी यादव छोड़ दीजिए, संजय यादव से नहीं मिल तो यह सब तंग और तबाह करता है। देखिए इसी का परिणाम है समरीन, जो हम देख पा रहे हैं 2025 इसी का परिणाम है। इसी का परिणाम यही नहीं है। आप देखिए जो हम लोग के पास में डेटा के साथ हम बात करते हैं, ऐसा नहीं करते। आप देखिए गोपालगंज में क्या हुआ, माने गोपालगंज में सभी सीट जो है सो एनडीए के खाते में आई। गोपालगंज जैसा सीट जो बोलता है जो कि लालू का घर, गृह जिला, राबड़ी, तो वहां पर ये लोग नहीं जीत पाए। सारी की सारी सीटें एनडीए में। दरभंगा छोड़ दीजिए। रवि सर कोऑर्डिनेशन देखिए ना, कोऑर्डिनेशन देखिए ना। बैकुंठपुर में लड़ाई होती थी मिथिलेश तिवारी बनाम मंजीत सिंह की, बिल्कुल देखिए क्या बेहतर एनडीए में कोऑर्डिनेशन था। मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर से लड़े और बरौली से लड़े मंजीत सिंह, दोनों चुनाव जीत गए। हाँ, दोनों चुनाव जीत गए। यहाँ तो फ्रेंडली फाइट और इतना सीट और सीएम हम बनेंगे, डिप्टी सीएम हम बनेंगे, मुंह फुला करके लोग बैठे हुए थे। तो ये कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और ये तो कॉन्फिडेंस था ही इन लोगों में, ये हमको नहीं लगता है। आप नहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं था, नहीं लैक ऑफ नहीं। मैं एक मिनट करूं, देखिए समरीन जी, घमंड, अहंकार। अमित शाह पटना के मौर्या होटल में बैठकर देखिए गोपालगंज से बुलाकर कुसुम देवी से मिल रहे थे, पटना साहिब से बुलाकर शिशिर कुमार से मिल रहे थे, जितने थे डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी ब्रह्मपुर में खड़े हो गए, उनसे मिल रहे थे। अखिलेश को बुलवा लिया दानापुर में अखिलेश। और आपको अरे जो हम हैं एको हम द्वितीयो नास्ति, एको हम द्वितीयो ना, मतलब जिसे हमने नहीं चाहा। अरे भाई आप खुद कैसे जीते हो राघोपुर में? गिरते पड़ते जीते हैं जी, गिरते पड़ते तेजस्वी यादव जीते हैं। और बहुत थोड़ी आप एक चीज हम लोग जो बहुत बारीक से देखे कि चुनाव की घोषणा हो गई, चुनाव का डेट अब माने आज कल में नॉमिनेशन समाप्ति हो रही है और तमाम आरजेडी के जो भी चेहरे आपको चुनाव में टिकट टारती थे वो सब पटना में कैंप कर, चुनाव के फूफा बन गई है। ये क्या ये सबसे बड़ी बात है, जो कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन का अभाव दिखाई पड़ा पूरी तरह से। एआईएमआईएम के लोग गए, आपने उनको दरवाजा नहीं खोला, उनको आपने निराश किया। तो आपका एक तो कोऑर्डिनेशन वहां गड़बड़ाया। दूसरा कोऑर्डिनेशन पारस गए, उनको भी आपने नहीं लिया। जेएमएम जो आपके सहयोगी है, आपके एक मंत्री है संजय यादव, वहां वो लगातार इंतजार करते रहे। हेमंत सोरेन अंतिम समय तक इंतजार करते रहे कि कम से कम 2-3 सीटें मिल जाए, और सीमा बल्ती जिल से उनको आपने इग्नोर कर दिया। तो आप बराबर कोऑर्डिनेशन, कई अच्छे सिटिंग विधायकों को बेटिकट कर दिया। नहीं आपका कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा गया। और दूसरी बात, जो मुसलमान की आबादी 18% है, उसके किसी नेता को मुख्यमंत्री आपने को, ऐसे व्यक्ति को, देखिए होता क्या कि प्रचार होता है, और प्रचार क्या है, प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे हैं। हाँ। अब ये प्रचार गांव-गांव में हो गया कि मछली और दूध का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। अब इसका भी एक प्रचार हो गया, दूध के साथ मछली नहीं खाया जाता है और मछली के साथ दूध नहीं खाया जाता है। तो ये गांव-गांव में ये चला गया प्रचार। तो देखिए प्रचार में क्या है, चुनाव जो है पूरी तरह से परसेप्शन का खेला है। और शरद यादव जो समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता थे, उस शांतनु, उनको आपने टिकट नहीं दिया, रोते रोते यहाँ से गए। जिसने लालू प्रसाद यादव को, नीतीश कुमार को बनाया, अपनी पार्टी का विलय कर दिया। विलय अलग बात है समरीन। हम लोग शरद यादव के साथ बैठते थे, लंबे समय तक हम लोग उनको कवर करते थे। शरद यादव का जो व्यापक नॉलेज था जात सिस्टम पर, पूरा देश पर, मंडल कमीशन की जो उन्होंने लड़ाई लड़ी पिछड़ों को गोलबंद करने का, और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री है तो उसमें बड़ा योगदान मैंने रहा। और उस आदमी के बेटे को आपने जिस तरह से मैंने रुला दिया, तो जो समाजवादी, देखिए बिहार की भूमि जो है समाजवादियों की भूमि है, और बिहार की भूमि बाहर के लोगों को भी स्वीकार किया। यहाँ से कृपलानी भी जीते, जॉर्ज फर्नांडिस भी जीते, मधुली में भी जीते। ये भूमि पॉलिटिकल। और विनय जी देखिए इस बात को समझना होगा कि आप भय पैदा कर रहे थे, और आप कह रहे थे नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार का दिमाग नहीं काम कर रहा। नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन हेलीकॉप्टर की प्रतीक्षा नहीं की, मौसम खराब नहीं है इसका इंतजार नहीं किया, और एक वाक्य कहा उस वीडियो संदेश का, एक वाक्य कि मैंने सबके लिए किया है, अपने लिए कुछ भी नहीं किया है।
बात वही खत्म हो गई ना, बात वही खत्म हो गई ना। आप बता सके कि नीतीश कुमार ने अपने लिए क्या किया है? लाइटर मोड में हम कहना चाहेंगे जी कि जब अपराध का बोलबाला था बिहार में, तो उस अपराध में भी सबसे बेस्ट क्राइम रिपोर्टर बने थे ज्ञानेश्वर जी। और जब अभी का माहौल आया राजनीति का, तो इनका प्रिडिक्शन सही हुआ। अपने लाइटर पेन में बिल्कुल सही बात है। तो दोनों में कहीं न कहीं लालू जी और तेजस्वी जी की भूमिका रही कि दोनों समय ये चमके। तो एक मैंने बहुत अच्छी बात है कि कभी कभी आप संघर्ष जब करते हैं, जिस समय वो दौर था 95 से 2005 का या 90 से 2005 का जो दौर था, उस दौर में बड़ा आतंक का वातावरण था। हम लोग उस दौर में पत्रकारिता करते थे, ज्ञानेश्वर जी भी घूमते थे और क्राइम का रवि जी तो बाद में आए, उस समय बाहर थे, तो घूमते थे जिस तरह से जान हथेली पर लेके घूमते थे, एक से एक खबर ब्रेक करते थे। ब्रिज बिहारी का मौत होता है, खबर ब्रेक किए। हम लोग भी IGIMS में वो घटना हुई थी, हम लोग भी तुरंत खबर चलाए थे, यूएनआई थे। तो उस दौर में बहुत भय का वातावरण रहता था, जान हथेली पर लेकर पत्रकारिता कर। लेकिन अभी जो शांति और अमन है, आम लोगों में जब हम लोग घूम रहे थे तो लोग चाहते थे कि यही शांति अमन रहे, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं, अमन और शांति जो बन गया ये रहे, और किसी अपना लोग खाए कमावे। आम लोग ये बोलते थे कि भाई जो हम लोग को मिलता है खाने कमाने का, अपना खाने कमाने का काम हम लोग करेंगे, शांति रहना चाहिए। तो नीतीश कुमार ने जो शांति लाने का काम किया, तो उसका भी कहीं न कहीं उनको रिवार्ड मिला। और देख लीजिए, एक चीज सबरीन बता देते हैं, 2010 से बड़ी जीत है ये। इसलिए बड़ी जीत है कि 2010 में वामपंथी दल इनके साथ नहीं थे, गठबंधन में नहीं थे। उस समय रामविलास पासवान और लालू यादव एक साथ थे, कांग्रेस थी अलग और वामपंथी दल अलग। इस बार कांग्रेस, वामपंथी दल और लालू प्रसाद यादव साथ लड़ रहे हैं। मैंने बहुत बड़ा गठबंधन था सामाजिक स्तर पर। उसके बाद IP गुप्ता की पार्टी, पान पार्टी, मुकेश सर, एक बड़ा, लेकिन इस गठबंधन को बरकरार नहीं रख पाए थे जब। और जो SIR के समय मोमेंटम राहुल गांधी ने अख्तियार किया था, वो मोमेंटम बना के नहीं रख पाए। अगर वो मोमेंटम नहीं टूटता तो परिणाम आज दूसरा होता। लेकिन उस मोमेंटम पर एक तरह से तेजस्वी यादव ने ब्रेक लगा दिया, ये कहते हुए कि पहले मेरा चेहरा घोषित करिए। अरे चेहरा तो जब आप सबसे बड़ी पार्टी, आप चेहरा है ही, अब इसके लिए क्यों परेशान? उसका तो इंतजार भी नहीं। बगैर चेहरा का चुनाव होता ना तो महागठबंधन की ज्यादा अच्छी स्थिति होती। देखिए समरीन जी, इन्होंने भय की बात कही। आपको 2015 की एक कहानी सुनाता हूँ। 2015 में हमने लाइव सिटीज का प्रारंभ नहीं किया था। इसके पहले मैं फेसबुक का काम देख रहा था। बिहार के कई बड़े बड़े नेताओं का फेसबुक अकाउंट मेरा ओपन किया हुआ है। ठीक है जी। उनमें एक बड़े नेता है, आज भी प्रासंगिक है, ठीक है। तो वह NDA महागठबंधन करते करते NDA के पक्ष में चले गए थे। अच्छा। और पटना के मौर्या होटल में टिके हुए। आज भी NDA के साथ है? नहीं, आज NDA के साथ नहीं है। हाँ, प्रासंगिक है। ठीक है। मैं उनका भी फेसबुक अकाउंट देख रहा था। ठीक है। साथ में हम लोग दिल्ली गए थे, अमित शाह से मुलाकात, फिर पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात, फिर लालू यादव से मुलाकात। मैं मुलाकात के दौरान साक्षी नहीं था, जानकारी थी। ठीक है। प्रशांत किशोर से मुलाकात, रणनीतिकार थे। तब बिहार में शराबबंदी नहीं थी। ठीक है। और जो नेताजी हैं वो शराब के शौकीन नहीं रहे। अच्छा। हाँ, लेकिन कभी कभी खुशी के क्षण में पी लेते हैं, जाम लगा, मतलब बस टच कर लेना। हाँ, ठीक है। जी। तो उस जमाने में जॉनी वॉकर की ब्लू लेवल बहुत ही प्रसिद्ध ब्रांड है, बहुत ही महंगी ब्रांड है, वो लेकर पटना आए थे। और सभी मान रहे थे कि NDA की जीत तो तय ही है। वह नेताजी भी मान रहे थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे न्योता दिया कि NDA की जीत होगी और शाम को हम लोग एक एक पैग लगाएंगे। मैं स्वीकार रहा हूं। ठीक है। हाँ, मैं स्वीकार रहा हूं जी। अब महागठबंधन की जीत हो गई, NDA की हार हो गई। हाँ, तो उन्होंने फिर फोन किया, अरे छोड़िए ना, गम में ही पी लेते हैं। हाँ, पी लेते हैं। ठीक है, गम में ही पी लेते हैं। जी जी। मैं मौर्या होटल पहुंचा, महागठबंधन की सरकार बन गई थी। ठीक है। और वह उच्छृंखलता हमने देखी। यदि नीतीश कुमार मुखिया न होते तो 2005 के पहले का दौर फिर से वापस आ गया होता। बड़ी बात। हाँ, ठीक है, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। और यह कहानी हमने बहुत लोगों को सुनाई है, और जब किताब लिखेंगे तो वे नेताजी कौन थे यह भी बताएंगे, ये भी बताएंगे। हाँ। अब उधर भी बढ़ना है।
हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल। तीसरे तल्ले का वह कमरा, ठीक है। हाँ। मैं नेताजी के कमरे में दाखिल होता हूँ और मैं सीधे रेस्टरूम बाथरूम जाता हूँ। अभी मैं पूरा फारिग भी नहीं हुआ हूँ, इसके पहले कमरे में चिल्लाने की आवाज शुरू हो जाती है। अच्छा। ठीक है जी। ठीक है, क्योंकि नेताजी तो इंडिया की ओर चले गए थे, इंडिया हाँ, की ओर चले गए थे। मैं बाहर निकलता हूँ आधा फारिग होकर, ठीक है ना। मैं देखता हूँ मैं पटना के सारे जो राहु केतु है उनको तो पहचानता ही हूँ ना। यदि मैं न होता तो नेताजी के साथ क्या गत होती पूछिए मत। तो इस बात से डरते हैं। लेकिन सबने एक चीज हम कहना चाहेंगे कि पुराने जमाने के जो भी नेता हैं उनका जो व्यवहार होता था पत्रकारों के प्रति, आज देखते हैं कि वो व्यवहार में बड़ा परिवर्तन। पुराने जमाने के नेता भी, पुराने जमाने के डॉन भी। आपको बताते हैं कि एक बार हम लोग नवभारत टाइम्स में थे तो उर्मिला जी की स्टोरी किए थे। उस समय नवभारत टाइम्स के रिपोर्टर थे और जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे। तो हम उनके साथ चले गए, हमारा जाना नहीं था, हमारे से उनके साथ स्कूटर से चले गए। जगन्नाथ मिश्रा से मिलके उस दिन नीचे में एंकर स्टोरी जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ उन्होंने लिखा। अच्छा। जगन्नाथ मिश्रा से मिलकर आए उर्मिला जी हमको बताए कि देखो बिना कितने बड़े नेता हैं जगन्नाथ मिश्रा, स्टोरी की कोई चर्चा नहीं, हमारा हालचाल पूछते रहे, हमसे खबर लेते स्टोरी रहे, की चर्चा हाँ, नहीं कोई चर्चा कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं, मुंह नहीं फुलाया, कुछ नहीं। और कहीं न कहीं लालू यादव को भी हम मानते हैं। बिल्कुल, इस मामले में बिल्कुल लालू यादव, हम लोग चारा घोटाला में बहुत लिखते थे, हम लोगों को लालू यादव कभी अगर बहुत नाराज होते थे तो कभी कोई चर्चा करते थे, अरे यूएनआई ने जेपी के मरने की खबर चला दी थी एक बार, हम लोगों को कंडो यही कहते थे। अच्छा, बिंदेश्वर तुम्हें याद है? हाँ, देखिए जब ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण मुख्यमंत्री मुर्गा मुसल्लम खाए, यह बड़ी बात मानी जाती थी। रवि सर याद है? हिंदुस्तान टाइम्स में एपी दुबे की तस्वीर छप गई, बिंदेश्वर दुबे मुख्यमंत्री थे, ललित नारायण मिश्रा एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट तो उसके कार्यक्रम में गए थे, तो बिंदेश्वर दुबे मुख्यमंत्री चिकन का लेग पीस वह खा रहे थे, एपी दुबे ने तस्वीर कैद कर ली और वो तस्वीर छप गई। हाँ। अब इतना बवाल, ब्राह्मणों का उबाल, लेकिन बिंदेश्वर दुबे ने कभी कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की। कभी और या जगन्नाथ मिश्रा का नाम मैंने जो रक्तपान करते हुए तस्वीर छपी थी। देखिए सबसे बड़ी बात है जो पुराने लोग थे, लालू जी को हम मानते हैं, उसमें भी आज भी मानते हैं लालू यादव को कि लालू यादव, रामविलास पासवान, लालू जी बोल देते थे। और इवन नीतीश कुमार कोई प्रतिक्रिया नहीं, बहुत अगर होता था तो नीतीश कुमार थोड़ा सा मुंह फेर लेते, लेकिन कोई पत्रकारों ने बताया है कि वो थोड़ा सा मुंह फेर लेते नहीं, बस थोड़ा सा अनजान ऐसा करेंगे, इसका मतलब आप समझ जाइए कि नीतीश जी को आज कुछ चुभा है। लेकिन कुछ वैसी बात नहीं। एक बार हम लोग स्टोरी कर दिए थे, हुआ क्या कि 96 में हाजीपुर रेलवे जोन का शिलान्यास हुआ, तो रेलवे जोन का शिलान्यास हुआ और फिर जब अटल जी बन गए नीतीश जी 98 में रेल मंत्री, तो अटल जी का भी फिर शिलान्यास का कार्यक्रम। हम एक स्टोरी किए यूएनआई से, उस समय वो काफी छपती थी, वार्ता से स्टोरी छप गई दिल्ली में कि भाई एक बार शिलान्यास हुआ, उसी को शिलान्यास करने के लिए सुबह नीतीश जी का फोन आ गया 8 बजे सुबह मॉर्निंग में, अरे विनय जी आपने क्या लिख दिया, चूंकि अटल जी के यहाँ से आ गया कि भाई प्रधानमंत्री एक बार देवगौड़ा उसका शिलान्यास कर चुके हैं, फिर आप शिलान्यास करने की बात कर रहे हैं। तो आप बोले कि भाई हम तो इसमें कोई नहीं, जो आपका एमपी लोग बताया उसी में से कुछ लिखे, तो नहीं आप तो लगता है कि कुछ मैंने लिख दिए, हमें नहीं वैसा बात नहीं है। तब उसके बाद उन्होंने एक नया शब्द प्रयोग किया, कार्यारंभ, और तब प्राइम मिनिस्टर को कार्यारंभ के, और तब कार्यारंभ शब्द उसी दिन 98 में, और अटल जी आए और इस मैंने ईस्ट सेंट्रल रेलवे का कार्यारंभ का शुरुआत उन्होंने किया, चूंकि शिलान्यास तो देवगौड़ा जी कर दिए थे, तो एक नया शब्द। तो नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार में एक और भी खासियत देखें, अगर आप उनकी कोई मदद करते तो वो भी याद रखते हैं। हम लोग महसूस करते थे, और अगर भी कहा है कि कुछ बुरा करते नहीं, और अगर आप ईमानदार पत्रकार हैं तो आपको बड़ी अच्छी नजर से नीतीश कुमार देख। तो पुराने नेताओं में, तमाम नेताओं में हम लोग रामविलास भी अच्छे हैं, देखिए तेजस्वी भी अच्छे हैं, लेकिन ऐसे लोगों से घिरे हैं ना, कान भरवा लोगों से। नहीं, मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव अगर लालू यादव से चीजों को सीखे
तो और बेहतर नेता बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बेहतर नेता बनेंगे। बिल्कुल। लालू यादव सचमुच में मास लीडर है, लेकिन क्राउड पुलर किसी है। देखिए आप एक बात समझिए, अगर आपको चीजों को समझना है तो आपको पत्रकारों से बात करनी चाहिए, सीनियर जर्नलिस्ट को बुलाना चाहिए, चाय पीना चाहिए, उससे समझ आप सहमत होइए असहमत होइए। ये काम नीतीश कुमार पहले दौर में 2005 में जब बिल्कुल। मुख्यमंत्री बनते थे तो तमाम पत्रकारों को बुलाते थे, उनसे आइडिया लेते थे और उनका आइडिया अपने इम्प्लीमेंट करते थे। क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता था, आइडिया तो क्या ज्ञानेश्वर जी दिए, रवि जी दिए, विनय जी दिए, ये लोग देते थे। लेकिन इसको तो ये चीज मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को भी सीखना चाहिए, जो सीनियर लोग हैं, अनुभवी पत्रकार हैं, उनसे करते रहना चाहिए। बात करने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर देखिए पत्रकारों के साथ एक सबसे बड़ी बात क्या है कि पत्रकार को कुछ नहीं चाहिए, उसको सम्मान चाहिए। बिल्कुल। अगर आप सम्मान देंगे तो पत्रकार आपके लिए जान देंगे, और पत्रकार तो समाज बनाने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, यानी कि बात करते रहना चाहिए, और हम लोगों ने भी तफसील के साथ बातचीत की है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।